गुड आफ्टरनून सभी स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई भी बड़े शानदार तरीके से चल रही होगी। दशहरा आप सभी ने बहुत अच्छे से मनाया होगा, एंजॉय किया होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। तो आज हम फिर से एक नई क्लास के साथ आए हैं। क्लास 11th है ये। पिछले वीडियो में चल रहा था चैप्टर नंबर 3 चुनाव एवं प्रतिनिधित्व। एक वीडियो उसका आ चुका था, ये उसका दूसरा पार्ट है। और इस पार्ट में हम एक नई पद्धति को समझने का प्रयास करेंगे, जिसको कहते हैं समानुपातिक चुनाव पद्धति। हमने सर्वाधिक वोट पाने के तरीकों को देख लिया है, जिसे भारत में अपनाया गया है। ठीक है, हमने पिछले वीडियो में चुनाव के बारे में समझा था, चुनाव के महत्व के बारे में समझा था, लोकतंत्र के लिए चुनाव क्यों इम्पोर्टेंट है इसको समझा था। डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को भी समझा था। और कॉन्स्टिट्यूशन में चुनाव को लेकर किस प्रकार के मूलभूत नियमों को उल्लिखित किया जाता है और ये क्यों ज़रूरी होता है, इन सब बिंदुओं पर हमने चर्चा विस्तृत रूप में कर ली थी। ठीक है, तो आज के अध्याय को शुरू करने से पहले एक बात आप लोगों को समझ लेना ज़रूरी है। अगर कोई आपसे पूछ सके कि लोकतंत्र के लिए चुनाव का महत्व क्या है या आवश्यकता क्या है, तो इस बिंदु पर 4-5 बातें आपको बतानी ज़रूरी हो जाती हैं। जो भी आपसे पूछेगा या प्रश्न अगर आता है एग्ज़ाम में, तो चुनाव और लोकतंत्र में क्या संबंध है कह सकते हैं, या चुनाव लोकतंत्र के लिए क्यों आवश्यक है, या लोकतंत्र क्या चुनाव के बिना संभव है। ठीक है, तो जानना बहुत ज़रूरी है। तो लोकतंत्र के लिए चुनाव की क्या महत्व है। इसमें पहला बिंदु ये है कि लोकतंत्र के लिए पहली शर्त होती है चुनाव। यानी अगर लोकतंत्र हम कह रहे हैं कि अगर कोई देश कहता है कि हम लोकतांत्रिक देश हैं, हम यहाँ डेमोक्रेसी को हमने अपनाया है, तो पहली शर्त यही होनी चाहिए कि वहाँ जो गवर्नमेंट फॉर्म होगी वो इलेक्शन के थ्रू ही फॉर्म होगी। विदाउट इलेक्शन अगर कोई गवर्नमेंट फॉर्म हो रही है, तो चाहे वो गवर्नमेंट कैसी भी हो, कितनी अच्छी हो, कुछ भी हो, लोकतंत्र नहीं माना जाएगा। ठीक है, इसलिए पहली शर्त, बुनियादी शर्त ये है कि कोई भी गवर्नमेंट जो फॉर्म हो रही है वो इलेक्शन के थ्रू ही होनी चाहिए, तभी वह देश खुद को लोकतांत्रिक या वह सरकार खुद को लोकतांत्रिक सरकार कह सकती है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि जहाँ चुनाव हो वह लोकतंत्र ही है, लेकिन हाँ, जहाँ लोकतंत्र है वहाँ चुनाव अवश्यंभावी है। ठीक है, दूसरा शर्त महत्ता क्या हो सकती है चुनाव की। दूसरा हो सकता है वैधानिक सरकार। यानी जो सरकार इलेक्शन के थ्रू चुनी जाती है वो सरकार वैलिड होती है, वैधानिक होती है। वैधानिक सरकार का मतलब होता है ऐसी सरकार जो थोपी गई ना हो, आरोपित ना हो। अर्थात वह सरकार जिस देश की है उस देश की जनता द्वारा ही चुनी जाए। क्योंकि मैंने पहले कहा कि इलेक्शन कोई ज़रूरी नहीं है इलेक्शन जहाँ हो रहा है वो सरकार लोकतंत्र की ही हो। अगर गलत तरीके से, पक्षपात तरीके से इलेक्शन कराया जाए, उसमें मतों को मैनिपुलेट कर दिया जाए, इलेक्ट्रॉनिक तरीके का इस्तेमाल करके दूसरे के मत को दूसरे में शामिल कर दिया जाए, तो गवर्नमेंट तो फॉर्म हो जाएगी लेकिन वो वैधानिक नहीं होगी। तो वैधानिक होने का मतलब है यानी निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से सही चुनाव हो और जनता द्वारा जो सरकार चुनी जाए वो सरकार वैधानिक होती है और निष्पक्ष रूप से चुनी जानी चाहिए। किसी प्रकार का उसमें मैनिपुलेशन या गलत तरीके या धांधली नहीं होनी चाहिए। तो इलेक्शन का ये महत्व है। तीसरा, सरकार को समर्थन। ये दूसरे पॉइंट से ही संबंधित है। जैसे मैंने कहा कि लोगों द्वारा जो चुनाव
किया जा रहा है वहीं सरकार फॉर्म हो रही है। लेकिन डेमोक्रेसी में जो सरकार फॉर्म होती है उस पर पूरे देश की जनता का समर्थन होता है। लेकिन चुनाव में तो कोई ज़रूरी नहीं है कि सारे लोग जो सरकार बनी है उसी पार्टी को वोट दें, पूरी जनता वोट दे। यानी कि चुनाव जनता का समर्थन से मतलब ये है कि जनता का जो हिस्सा अगर उस सरकार को वोट नहीं दिया था तो भी वह जनता का हिस्सा क्या है, उस सरकार के प्रति समर्थन व्यक्त करेगा। क्योंकि 100% गवर्नमेंट को फॉर्म होने के लिए, सरकार को बनने के लिए 100% वोट उसे मिलना जरूरी नहीं है। सबसे अधिक वोट मिलना जरूरी है भारत के परिप्रेक्ष्य में, या वोटों का बहुमत मिलना जरूरी है। ठीक है, तो जो लोग वोट नहीं दिए हैं वो भी इस बात को समझते हैं और इस बात का समर्थन करते हैं कि हाँ, इस सरकार को मेजॉरिटी मिली है, भले हमने वोट नहीं दिया लेकिन फिर भी हमारा समर्थन रहेगा। ठीक है, तो चौथा पॉइंट क्या हो सकता है? लोगों की भागीदारी राजनीति में। देखो, इलेक्शन ही एक ऐसा माध्यम है जिसमें जनता क्या है, सक्रिय रूप से अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर पाती है। बाकी मसलों पर अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में आप देखोगे जनता का कोई बहुत सीधा पार्टिसिपेशन नहीं होता है डिसीजन मेकिंग में, पॉलिसी मेकिंग में, कानून बनाने में। ठीक है, सरकारें जनता से राय ले सकती हैं लेकिन बहुत सीधा भूमिका नहीं होती। लेकिन हाँ, इलेक्शन एक ऐसा माध्यम है जो जनता को सीधे राजनीति में पार्टिसिपेट करने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो इलेक्शन क्या है, एक तरह से अगर लोकतंत्र कहते हैं कि जनता का शासन है, जनता मालिक है, जनता सब कुछ कर रही है, जनता शासन चला रही है, तो इलेक्शन ही इस मान्यता को पुष्ट करता है। ठीक है, तो 4 हो गए। और क्या हो सकता है? आप सोचिए, समझिए, ये मेरी तरफ से 4 पॉइंट्स थे। बाकी आप समझिएगा, देखिएगा और अपने उत्तर को या अपने समझ को और विकसित करने का प्रयास करिएगा। तो अब आगे चलते हैं। हम आज पढ़ेंगे समानुपातिक मत पद्धति। ठीक है, ये क्या होती है? तो इस तरह की चुनाव पद्धति इजराइल में अपनाई गई है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जिस पार्टी को जितना वोट मिला होता है उसी मात्रा में सीटें भी प्रदान की जाती हैं। ठीक है, इसमें प्रत्येक पार्टी चुनाव में अपने प्रत्याशियों की एक लिस्ट जारी करती है। ठीक है, और उस पार्टी को जितना वोट मिला होता है, जितना प्रतिशत वोट मिला होता है, उतने प्रतिशत या उस वोट शेयर के अनुपात में उतने प्रतिशत सीटें भी उस पार्टी को दे दी जाती हैं। ठीक है, मैं भी इसको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, इस प्रणाली में उस पार्टी को उतने ही सीटें मिलती हैं जितना उसे वोट प्रतिशत मिलता है। ठीक है, अब देखिए, अब हम समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, इस तरह की जो पद्धति है उसमें क्या होता है, पार्टियां क्या है, एक लिस्ट जारी करती हैं। ठीक है, एक लिस्ट जारी कर दिया, यानी 4 पार्टियां हैं मान लीजिए किसी देश में, उस 4 पार्टियों ने मान लीजिए 100 उम्मीदवारों की एक लिस्ट जारी कर दी। ठीक है, और चारों पार्टियां चुनाव में खड़ी हो जाएंगी और जिसको जितना वोट मिलेगा उसको उतने अनुपात में सीट मिल जाएगी। इसमें यह नहीं होता कि जिसको सबसे अधिक वोट मिला है उसका उम्मीदवार जीतेगा, बाकी का उम्मीदवार हार जाएगा, जैसा भारत में होता है। यहां अगर किसी को 2% वोट, सिर्फ वोट शेयर मिला है, पूरे वोट का सिर्फ 2%, तो 2% सीट उसको, यानी कि 100 में से 2 सीट उसको मिल जाएगी अगर वो 100 उम्मीदवार खड़ा किया है तो। यानी कि जिस पार्टी को जितना वोट शेयर उतना उसको सीट उस अनुपात में दे दी जाएगी। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इसके 2 तरीके प्रचलित हैं। ठीक है, पहले
पहले प्रकार में क्या होता है, पूरे देश को ही एक निर्वाचन क्षेत्र मान लिया जाता है, यानी देश को अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र में नहीं बांटा जाता, पूरा एक देश क्या एक निर्वाचन क्षेत्र है। और उस निर्वाचन क्षेत्र में मान लीजिए संसद के लिए या जो उसकी विधायिका है उसके लिए 200 सीटों को तय करना है, यानी पूरे देश से 200 सीट तय करेंगे। तो हर पार्टी क्या करेगी, 200 से अधिक उम्मीदवारों की एक लिस्ट जारी कर देगी। मान लीजिए 10 पार्टियां हैं या 5, जितनी भी पार्टियां हों, 2 से अधिक पार्टियां होनी चाहिए, लोकतंत्र के लिए 2 से अधिक पार्टियों का होना जरूरी है। ठीक है, तो मान लीजिए जितनी भी पार्टियां हों वो पार्टियां अपने 200 से अधिक की लिस्ट एक जारी कर देती हैं और फिर पूरा देश क्या है वोट डालता है। ठीक है, और जिस पार्टी को जितने प्रतिशत वोट मिलते हैं, मान लीजिए किसी को 20% वोट मिला तो 200 का 20% 40 सीट उसको मिल जाएगा, किसी को 15% मिला तो 30 सीट मिल जाएगी, यानी कि उसको 200 सीटों 200 उम्मीदवारों से डिवाइड कर दीजिएगा। ठीक है, तो जितना प्रतिशत वोट उतना प्रतिशत सीट उसको दे दी जाएगी। ठीक है, जितनी पूरी जितने मतलब सीटों के लिए चुनाव हो रहा है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, यह इजराइल और नीदरलैंड जैसे देशों में अपनाया जाता है। और एक और पद्धति है, दूसरा तरीका यह है जहां अर्जेंटीना और पुर्तगाल में अपनाया जाता है। इसमें क्या अंतर ये होता है कि इसमें पूरे देश को क्या है कई निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। कोई जरूरी नहीं है कि जितने संसद में सीटें हैं 200 सीटें हैं तो 200 निर्वाचन क्षेत्र में बांटा जाए, हो सकता है 3 निर्वाचन क्षेत्र 4 निर्वाचन क्षेत्र में बांट दिया जाए। भारत में क्या है, जितनी सीटें होती हैं संसद में उतने निर्वाचन क्षेत्र बना दिए जाते हैं, यानी 543 सीटें हैं तो 543 निर्वाचन क्षेत्र होते हैं, क्योंकि भारत में एक निर्वाचन क्षेत्र से एक ही उम्मीदवार खड़ा हो सकता है। लेकिन यहाँ कोई जरूरी नहीं, यहाँ पूरी लिस्ट होती है, यानी एक निर्वाचन क्षेत्र से 10 लोग भी हो सकते हैं, 20 लोग भी खड़े हो सकते हैं। तो इसलिए दूसरे तरीके की पद्धति में क्या होता है, पूरे देश को कई निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है और पार्टियां क्या है उस निर्वाचन क्षेत्र में जितने उम्मीदवारों का कोटा होता है उतनी संख्या की लिस्ट जारी कर देती है। मान लीजिए 200 सीट मैंने बताया था और मैंने देश को 4 निर्वाचन क्षेत्र में बांट दिया, तो पर निर्वाचन क्षेत्र में 50 सीटें हो गई। तो अब क्या है, पार्टियां हर निर्वाचन क्षेत्र में 50 से अधिक की एक लिस्ट बना देंगी, यानी चारों में एक पार्टी 50-50-50-50 की, यानी 5 पार्टियां तो पांचों पार्टी 50-50-50-50 की चारों निर्वाचन क्षेत्र में बना देंगी। और फिर इस निर्वाचन क्षेत्र के जो मतदाता हैं वो अब उस 50 जो लिस्ट है हर पार्टी की, उनको जो पार्टी के उम्मीदवार अच्छे लगेंगे उनको वो वोट डालेंगे। और बाकी अंत में वही तरीका है, जितना वोट शेयर मिलेगा जितना प्रतिशत उतना ही प्रतिशत सीट मिलेगा। मान लीजिए 50 एक निर्वाचन क्षेत्र में 50 सीट है, वहां की एक पार्टी को 20% वोट मिला, तो यानी कि 50 का 20% 10% सीट उसको मिल जाएगी। इस तरह से हर पार्टी को जितना वोट शेयर उतना सीटें मिल जाती हैं। और इस तरह से चारों निर्वाचन क्षेत्रों में जिस एक पार्टी को अगर मेजॉरिटी मिल जाती है तो उसकी गवर्नमेंट बन जाएगी, नहीं मिलेगी तो फिर गठबंधन बनेगा। ठीक है, ठीक है। अब देखिए आखिर इसमें है क्या इस तरह की पद्धति। इस तरह की पद्धति में देखें तो पार्टियां लिस्ट जारी कर रही हैं, अर्थात इसमें जो वोटर्स हैं वो प्रत्याशी को वोट नहीं दे रहे बल्कि दल को वोट दे रहे हैं, दल के नाम पर वोट दे रहे हैं। ठीक है, यानी कि 50 एक निर्वाचन क्षेत्र पे एक सीट तो है नहीं, अधिक सीट हो सकती है। मान लीजिए 50 उम्मीदवार हैं और पार्टियां लिस्ट जारी करती हैं, तो उसमें प्रत्येक उम्मीदवार के आगे वोट नहीं डाला जाता। उसमें यह होता है कि हाँ इस पार्टी ने ये लिस्ट जारी की, इस पार्टी ने ये लिस्ट जारी की, इस पार्टी ने ये लिस्ट जारी की। अब उम्मीदवार जाएगा, देखेगा, जिस पार्टी की उम्मीदवार उसको ठीक लगे उस पार्टी को वोट दे। यानी मैं कांग्रेस के पार्टी पर बटन दबा के आऊंगा, न कि कांग्रेस पार्टी किसी एक उम्मीदवार पर। ठीक है, तो यानी कि जो मतदाता हैं वो पार्टी को वोट दे रहे हैं। और जो उम्मीदवार जो होते हैं वो जनता के प्रतिनिधि नहीं होते बल्कि राजनीतिक दल के प्रतिनिधि होते हैं, क्योंकि जनता तो पार्टी को वोट दे रही है
और पार्टी को मान लीजिए 20% सीट वोट शेयर मिला और 20% वोट शेयर के अकॉर्डिंग 10 सीटें उस पार्टी ने जीत ली। अब ये पार्टी तय करेगी कि उस 50 की लिस्ट में से किस 10 को भेजें, क्योंकि ये तय थोड़ी है कि कौन 10 उम्मीदवार को जनता वोट दिए, जनता ने तो पार्टी को वोट दिया। तो उस पार्टी के 50 लोग खड़े हुए हैं, लिस्ट तो 50 लोगों की है, लेकिन 10 लोग ही जीते 20% के अकॉर्डिंग, तो वो 10 लोग कौन होंगे ये पार्टी तय करेगी। इसलिए प्रत्याशी भी क्या है, जनता के प्रतिनिधि नहीं होते बल्कि दल के प्रतिनिधि होते। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। आप ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूं, ठीक है, और देखते भी जाइए। इजराइल में क्या है, अगर देखें तो इजराइल में जो विधायिका है उसको क्या कहते हैं, नीसेट कहते हैं, ठीक है। 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। हर 4 वर्ष पर चुनाव होता है। समानुपातिक जो प्रणाली है उसका फायदा यह होता है कि चूंकि हर पार्टी को वोट शेयर के अकॉर्डिंग सीटें मिलती हैं, इससे क्या हर पार्टी को कुछ ना कुछ सीटें मिल जाती हैं, ठीक है। यानी कि जो छोटी पार्टी भी है जिसको 2% भी वोट शेयर मिला उसको भी सीट मिल जाती है, यानी विधायिका में उसको प्रतिनिधित्व मिल जाता है। जबकि भारत में ऐसा नहीं हो पाता, क्योंकि एक ही उम्मीदवार खड़ा होता है और बाकी उम्मीदवार के मुकाबले जो उम्मीदवार सबसे अधिक वोट पा जाता है वो जीत जाता है और बाकी उम्मीदवार हारे मान लिए जाते हैं, ठीक है। यानी कि जो हार मान लिए जाते हैं वो किसी न किसी पार्टी से हैं, तो उस पार्टी को प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा। जिस पार्टी का उम्मीदवार जीता था उसको संसद में प्रतिनिधित्व मिलेगा भारत के मुकाबले। लेकिन इस पद्धति में क्या होता है, फायदा यही होता है कि जो भी पार्टी खड़ी हुई है उसको अगर 1% भी वोट मिल गया तो 1% सीट विधायिका के लिए तय हो जाएगी। तो इससे छोटी पार्टियों के लिए क्या है, फायदेमंद होता है, ठीक है। सीट प्राप्त करने के लिए न्यूनतम 3.2% वोट प्राप्त करना अनिवार्य है। मैंने जैसे एग्जाम्पल के लिए बताया था कि 2% सीट मिल जाए तो 2% सीट मिल जाती है, नहीं, मिनिमम 3.2 मिलना चाहिए, ठीक है। 3.2 से अधिक मिलना चाहिए। अगर किसी पार्टी के लिस्ट को 3.2% वोट से कम मिलता है तो वह लिस्ट खारिज हो जाएगी, ठीक है। ये संशोधन आप कर लीजिए, 3.2% वोट कम से कम होना जरूरी है। बाकी 5%, 6%, 7%, 8%, उसके ऊपर जितना भी परसेंट कोई पार्टी अगर वोट शेयर मिलता है तो उसको उस हिसाब से सीट मिलेगी। ये इसलिए रखा गया है 3.2। अगर ये नहीं रखा जाता तो फिर बहुत सैकड़ों तादाद में पार्टियां खड़ी हो जाती और सैकड़ों तादाद में फिर वोट शेयर बट जाते और फिर जो उम्मीदवार चुन के आते वो बहुत विभाजित होते, हर पार्टी का एक एक, तो फिर एक गवर्नमेंट फॉर्म होने में मुश्किल होती। इसलिए 3.2 एक मिनिमम वोट शेयर रख दिया गया है ताकि कोई ऐसी पार्टी ना खड़ा हो जिसको शौकिया ना कोई पार्टी खड़ी हो जाए, कोई शौकिया लोग ना खड़े हो जाएं कि जिनका जनाधार कुछ है ही नहीं और फिर भी खड़े हो गए, ठीक है। जैसे भारत में भी जमानत जब्त करने का एक तरीका अपनाया गया है ताकि जो गैर गंभीर हैं, जो उतने गंभीरता से चुनाव को नहीं ले रहे, जिनका कोई जनाधार ना हो, वैसे लोग उम्मीदवार ना खड़े के रूप में खड़े होना, क्योंकि निर्दलीय भी खड़े हो सकते हैं भारत में। अगर जमानत जब्त नहीं होती तो क्या है कि सैकड़ों की तादाद में एक सीट पर लोग खड़े हो जाते और वोट शेयर बढ़ जाता, मतदाता वोट बढ़ जाता, तो फिर उससे तय नहीं हो पाता कि कौन जीत रहा है कौन नहीं जीत रहा है, ठीक है। इसलिए एक मिनिमम रखा जाता है ताकि जो गंभीर नहीं है, जो पार्टियां या जो दल उस तरह से उनका जनाधार नहीं है, उनका पकड़ नहीं है समाज में, सोसाइटी में, ऐसे लोग फालतू में चुनाव में पार्टिसिपेट न करें। जो गंभीर हैं, जिनका जनाधार, ऐसे ही लोग पार्टिसिपेट करें और जनता के सामने भी एक स्पष्ट रूप से विकल्प हो। सैकड़ों की तादाद में पार्टियां होंगी तो फिर जनता कैसे लिस्ट को देखेगी, समझेगी, तो उतना टाइम थोड़ी है। तो इस स्थिति में क्या होता है कि कुछ लिमिट मात्रा में आपके सामने पार्टी होती है ताकि जनता भी उन 4-5 पार्टियों को अच्छे से देख लेती है, समझ लेती है, फिर वोट डालने में उनको आसानी होती है, ठीक है। और देखिए इसका एक प्रभाव यह भी होता है
कि इससे प्रायः बहुगठबंधनीय सरकारें बनती हैं ज़्यादातर, क्योंकि वोट शेयर बट जाते हैं और जिसको जितना 5% भी वोट मिला है तो उसको भी उतनी सीट मिल जाती है, तो मेजॉरिटी नहीं मिल पाती किसी को, और मेजॉरिटी के लिए 50+ होना चाहिए, तो 50% वोट शेयर किसी पार्टी को मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ठीक है, क्योंकि कोई पार्टी को और 5% वोट भी मिल गया या 3.2% वोट शेयर से अधिक मिल गया है तो उसको भी सीट मिल जाएगी। तो इस तरह से क्या है, मेजॉरिटी नहीं हो पाती, तो ज़्यादातर सरकारें क्या है, गठबंधन की होती हैं, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे इसके फायदे और नुकसान क्या है, ठीक है, तुलना करेंगे हम। यहां दिया गया है भारत में भी समानुपातिक मत पद्धति को अपनाया गया है, ठीक है। इसमें क्या, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ठीक है, राज्यसभा के चुनाव के लिए या विधान परिषद के चुनाव के लिए यह पद्धति अपनाई गई है, और इसका तीसरा मॉडल अपनाया गया है, ठीक है। ऊपर 2 मॉडल को हमने देखा है, और समानुपातिक पद्धति में कई सारे तरीके हैं, उसमें कुछ कुछ चीजें चेंज होती हैं, तो कई टाइप्स होते हैं समानुपातिक मत पद्धति के भी। तो भारत में तीसरा तरीका अपनाया गया, और किसके लिए, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के सदस्यों के लिए और विधान परिषद के सदस्यों के लिए, यानी कि जो संसद है उसकी जो उच्च सदन होती है राज्यसभा, और विधानमंडल जो राज्यों की विधानमंडल होती है उसका जो उच्च सदन होता है विधान परिषद, ठीक है। भारत में 6 राज्यों में विधान परिषदें हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और बाकी में एक सदनीय विधानमंडल है, सिर्फ विधानसभा है जो जनता द्वारा चुनी जाती है, ठीक है। तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा और विधान परिषद के सदस्यों के लिए भारत में समानुपातिक मत पद्धति की अपनाया जाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे अब हम नेक्स्ट हेडिंग देखेंगे, तुलना करेंगे सर्वाधिक वोट पाने वाला जो भारत में अपनाया गया, जो हमने पिछले समय में पढ़ा था वीडियो में, और इसमें क्या अंतर है, ठीक है। सर्वाधिक वोट पाने वाले तरीके में पहला पॉइंट है, सर्वाधिक वोट पाने वाले तरीके में पूरे देश को छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। कहें तो संसद में या विधानसभा में जितनी सीटें हैं उतने निर्वाचन क्षेत्र में भारत देश को बांट दिया जाएगा। जैसे लोकसभा में 543 सीट हैं, तो जब लोकसभा का चुनाव होगा तो भारत को पूरे 543 सीटों में क्षेत्रों में बांट दिया जाएगा। किसी राज्य का अगर चुनाव है विधानसभा का, तो उस राज्य में जितनी सीटें हैं विधानसभा में, उस राज्य को उतने निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाएगा। जबकि समानुपातिक प्रणाली में पूरे देश को एक निर्वाचन क्षेत्र के रूप में भी माना जा सकता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है, सर्वाधिक वोट पाने वाले तरीके में एक निर्वाचन क्षेत्र से प्रायः एक प्रत्याशी ही उम्मीदवार के रूप में खड़ा होता है, ठीक है। जबकि समानुपातिक प्रणाली में क्या है, पूरी एक लिस्ट, एक निर्वाचन क्षेत्र से एक लिस्ट जारी होती है जिसमें एक से अधिक उम्मीदवार या प्रत्याशी भी हो सकते हैं और चुने भी जाते हैं, ठीक है। Next page. आप देखिए दूसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट, सर्वाधिक वोट पाने वाले तरीके में मतदाता जो है प्रत्याशी को वोट देता है, जबकि समानुपातिक मत पद्धति में क्या है, मतदाता क्या है, दल को वोट देता है। क्योंकि हर निर्वाचन क्षेत्र से एक मतदाता खड़ा हो रहा है सर्वाधिक वोट पाने वाले तरीके में, तो मतदाता क्या है, प्रत्याशी को देखता है, क्योंकि हर पार्टी का एक प्रत्याशी खड़ा हो रहा है तो प्रत्याशी सामने होता है और वो प्रत्याशी के आगे बटन दबाता है। जबकि समानुपातिक में पार्टी के द्वारा एक लिस्ट जारी की जाती है, क्योंकि उस निर्वाचन क्षेत्र में एक से अधिक उम्मीदवार भी चुने जा सकते हैं, तो लिस्ट होती है, तो मतदाता के सामने पार्टी होती है, वो पार्टी को वोट देते हैं समानुपातिक मत पद्धति में, ठीक है। चौथा पॉइंट है,
सर्वाधिक वोट पाने वाले तरीके में, ठीक है, किसी पार्टी को प्राप्त वोट की शेयर की अपेक्षा में अधिक या कम सीट मिल सकते हैं। अर्थात अगर सर्वाधिक मत पद्धति द्वारा चुनाव हो रहा है तो किसी पार्टी को अगर 30% वोट मिला है पूरे वोट शेयर का, पूरे वोट का, तो जरूरी नहीं है उसको 30 से कम प्रतिशत सीट भी मिल सकती है, या हो सकता है बहुमत में आ जाए, यानी सीटों का बहुमत भी मिल सकता है। भारत में आप हमेशा देखोगे कि 35, 38 या 40% वोट शेयर पाने वाली पार्टी बहुमत में आ जाती है, बहुमत में आकर वो सरकार बना लेती है। लेकिन समानुपातिक मत पद्धति में क्या है, जिस दल को जितना प्रतिशत वोट शेयर मिलता है उसको उतना प्रतिशत ही सीटें भी प्राप्त होती हैं। अगर 30% वोट शेयर मिला है तो 30% सीट ही प्राप्त होगी, बस 3.2 से ऊपर होना चाहिए। ठीक है, अगला पॉइंट है 5वां, सर्वाधिक वोट पाने वाले तरीके में जरूरी नहीं है कि जो विजयी उम्मीदवार है उसको 50% से अधिक सीट मिले। ठीक है, यानी कि कोई उम्मीदवार सर्वाधिक वोट पाने वाले तरीके में वह उम्मीदवार विजयी माना जाता है जिसको बाकियों के मुकाबले अधिक सीट वोट मिल जाते हैं। जरूरी नहीं कि 50% से अधिक वोट मिले, लेकिन समानुपातिक पद्धति में क्या है, ऐसे ही उम्मीदवार को विजयी माना जाएगा जो जिनको क्या है, बहुमत प्राप्त होना जरूरी होता है। यानी कि उसी पार्टी की सरकार बनती है जिसको बहुमत प्राप्त होता है, तो जाहिर सी बात है उम्मीदवारों को भी बहुमत मिला ही है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे कि भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें जो समानुपातिक मत पद्धति अपनाई गई है राज्यसभा, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या विधान परिषद में के सदस्यों के चुनाव के लिए, वो क्या तरीका है। ठीक है, समानुपातिक प्रणाली के इस तीसरे प्रकार को क्या कहते हैं, एकल संक्रमणीय मत पद्धति कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, एकल संक्रमणीय मत पद्धति कहते हैं। ठीक है, प्रत्येक राज्य को राज्य सभा में सीटों का एक निश्चित कोटा प्राप्त होता है। अर्थात उत्तर प्रदेश को 31 सीट मिले हैं राज्यसभा के लिए, इसी तरह हर राज्यों को क्या है, एक निश्चित सीटें मिली होती हैं कि वह उतने उम्मीदवार या प्रत्याशी या सदस्य राज्यसभा में भेज सकते हैं। ठीक है, तो इन सीटों के चुनाव के लिए जो उम्मीदवार खड़े होते हैं उसमें राज्य की जो विधायक हैं वही उम्मीदवार मतदाता भी होते हैं, यानी कि जनता वोट नहीं देती। यानी उत्तर प्रदेश में जो 31 सीटें जो राज्यसभा के लिए भेजी जानी है, तो उत्तर प्रदेश में जो विधायक हैं चुने हुए, उत्तर प्रदेश के विधानसभा के जो विधायक हैं वही मतदाता होंगे जो उन 31 उम्मीदवारों को चुनकर भेजेंगे। ठीक है, इसमें वोट देने का जो तरीका होता है वो यह होता है, मतदाता जो है खड़े प्रत्याशियों को वरीयता क्रम में एक एक वोट देते हैं और जीतने वाले प्रत्याशी को एक पूरे मत का एक कोटा प्राप्त करना होता है। इसका मतलब क्या है, यानी जैसे उत्तर प्रदेश में 31 सीटें हैं, आपके दिल्ली में 3 सीटें हैं। ठीक है, मान लिया दिल्ली को ही ले लेते हैं, मान लिया दिल्ली से 3 सीटें राज्यसभा में जानी है और विधानसभा में 70 सीटें हैं टोटल, तो ये 70 लोग क्या है, 3 लोगों को, 3 जो उम्मीदवार खड़े हैं उनको वोट देंगे और ये 70 लोग तीनों को वोट देंगे,
वरीयता क्रम में, यानी कि ये 70 लोग में मान लीजिए किसी ने किसी एक कैंडिडेट को पहले प्राथमिकता में रखा, दूसरे में रखा और तीसरे में रखा, यानी कि हर 70 लोग क्या है उन तीनों को वरीयता क्रम में वोट देंगे। कि मान लीजिए चुन्नू, मुन्नू और गुन्नू 3 लोग खड़े हैं, किसी एक जो 70 में से किसी एक मतदाता ने चुन्नू को पहले नंबर पर रख लिया, मुन्नू को दूसरे पर, गुन्नू को तीसरे नंबर पे, और कोई दूसरा वाला मुन्नू को पहले कर सकता है। तो इस तरह से करके वरीयता क्रम में तीनों को अपने अपने मत देते हैं 70 उम्मीदवार, और उसमें जो जीतेगा उसको एक निश्चित कोटा प्राप्त करना होगा। यानी कि 3 सीटें हैं, 3 लोगों को चुने जाने हैं, तो 70 को 3 भाग में डिवाइड कर दो तो कितना हुआ, 35 तियां 20 तियां 60, 22 तियां 66, 23 तियां 68, 24 तियां 72, यानी कि लगभग 24 सीट किसी उम्मीदवार को पाना होगा जीतने के लिए। यानी कि मान लो 10 उम्मीदवार खड़े हैं, जो नहीं 3 ही खड़े हो, 10 भी खड़े हो सकते हैं, लेकिन उसमें से 3 जो चुने जाएंगे उनको 24 सीट प्राप्त करना, 24 मत प्राप्त करना जरूरी होगा। अब ये फॉर्मूला कैसे निकाला जाता है, ये फॉर्मूला देख लीजिए। फॉर्मूला है फॉर्मूला आपका यूं है, इस प्रकार है, जीत के लिए निश्चित कोटा बराबर, जीत के लिए निश्चित कोटा बराबर कुल मतदाता बटे कुल विजयी उम्मीदवार प्लस 1। कुल कोटा बराबर कुल मतदाता बटे कुल विजयी उम्मीदवार प्लस 1 कोष्ठक बंद प्लस 1, यानी कोष्ठक में कुल मतदाता बटे कुल विजयी उम्मीदवार, यानी जितने उम्मीदवारों को विजयी होना है, यानी कि 3 प्लस 1 कोष्ठक बंद ब्रैकेट के बाहर प्लस 1। मान लीजिए इसको अगर थोड़ा सा उसको डिस्क्राइब करें तो कोटा बराबर 70 बटे कुल मतदाता 70 बटे 3 है, तो 3 प्लस 1 ब्रैकेट बंद प्लस 1, यानी कि 70 बटे 4 प्लस 1, यानी 4 से 70 को काट दो, तो 4 से 70 काटोगे तो 23.5 आएगा, 23.5 प्लस 1 यानी 24.5, यानी कि 24 मतदाता होने जरूरी है। ठीक है, तो यहां राजस्थान का एग्जाम्पल दिया हुआ है, 200 सीटें राज्यसभा में है और 4 सांसदों को चुनना है, यानी 4 सीटों को चुनना है, तो उसके हिसाब से फॉर्मूला क्या होगा, 200 बटा 4 प्लस 1 कोष्ठक बंद प्लस 1 इजकल टू 41, यानी 200 बटा 5 प्लस 1, तो 5 से 200 काटोगे 40, 40 प्लस 1 इजकल टू 41, यानी कि हर चारों उम्मीदवार को 41 कम से कम मत प्राप्त करने जरूरी है। ठीक है, अब मतगणना की मत पद्धति क्या है, पहले प्रथम वरीयता प्राप्त मतों की गणना की जाती है। मान लीजिए गणना की कर ली गई, मान लीजिए 70 लोगों ने 3 विधायकों को 3 सांसदों को चुना, उसके लिए मान लीजिए 10 लोग खड़े हैं, पहले इन 70 ने जिन जिन लोगों को पहली वरीयता में रखा ऐसे लोगों को गिना गया, मान लीजिए 24 नहीं हुए, 15 हुआ किसी एक का, तो क्या होगा, जो सबसे लास्ट में होते हैं इससे क्या ऐसी स्थिति में क्या होता है, जिस उम्मीदवार को वरीयता क्रम में सबसे कम वोट मिले होते हैं उनके मतों को क्या है, बाकी उम्मीदवारों में हस्तांतरित कर दिया जाता है। ठीक है, यानी कि मान लीजिए किसी उम्मीदवार को 20 ही वोट मिला, सबसे लास्ट है वो, ठीक है, तो उस उम्मीदवार को हटा दिया जाएगा और उस उम्मीदवार के मतों को क्या है, फिर से बाकी जो 9 उम्मीदवार बचे उनमें बांट दिया जाएगा। तो ऐसा तब तक किया जाता है जब तक ऐसे 3 लोगों को हम चुन न लें, यानी कि बार बार, एक बार वोटिंग की गई,
वरीयता क्रम जोड़ा गया, नहीं कोई मेजॉरिटी में आया, फिर से उसके लिए क्या है, जो लास्ट नंबर पे होगा उसके मतों को बाकी वालों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, फिर देखा जाएगा, फिर भी नहीं कोई हुआ तो फिर तीसरी बार फिर जो लास्ट में होगा फिर उसको खारिज कर दिया जाएगा और उसके मतों को बाकी 8 में कर दिया जाएगा, फिर होगा तो 8वें को खारिज करके 7 में कर दिया जाएगा। तो ऐसे करके क्या है, गिनती चलती रहती है तब तक जब तक ऐसे 3 कैंडिडेट ना हो जाएं जिनको निश्चित कोटा प्राप्त न हो गया हो। ठीक है, मैं पढ़ के सुना दे रहा हूं क्या है। पहले प्रथम वरीयता प्राप्त वोटों की गणना की जाती है। अगर किसी प्रत्याशी को वोट का कोटा नहीं प्राप्त होता है तो पुनः गणना की जाती है। इसके लिए जिस प्रत्याशी को वरीयता क्रम में सबसे कम वोट प्राप्त होते हैं उस प्रत्याशी के चुनाव से बाहर कर दिया जाता है और उसके वोटों को अन्य प्रत्याशियों में बांट दिया जाता है। ऐसा करने से क्या होता है कि जिस उम्मीदवार का चुनाव खारिज किया गया था उसके मत लिस्ट पे जो सेकंड नंबर का उम्मीदवार है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है, उसको उस उम्मीदवार को हस्तांतरित कर दिया जाता है, क्योंकि पहले पे तो वही था जिसका खारिज हुआ, बाकी जो दूसरे से लेकर जो बाकी हैं उनको क्या है उसके हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो फिर गणना की जाती है कि क्या अब निश्चित कोटा मिला, फिर नहीं मिला तो फिर वो यही प्रक्रिया दोबारा की जाती है। और ऐसा तब तक किया जाता है जब तक उसे निश्चित कोटा न मिल जाए, अर्थात राजस्थान में 41 वोट ना मिल जाए और दिल्ली में लगभग 24 वोट ना या 23 वोट ना मिल जाए। जितना भी निश्चित कोटा 23 या 24 निर्धारित होता है उसमें से कोई एक चीज 3 उम्मीदवारों को जब तक न मिल जाए ऐसी प्रक्रिया करती जाती है। ठीक है, आप नोट डाउन करते रहें जो जो चीजें जरूरी हैं। Next page. अब हम लास्ट हमारा बिंदु है कि भारत में इस तरह की प्रणाली क्यों अपनाई गई, यानी कि सर्वाधिक वोट पाने वाली पद्धति को भारत में क्यों अपनाया गया, क्यों भारत ने समानुपातिक मत पद्धति को नहीं अपनाया। पहला कारण यह है कि समानुपातिक मत पद्धति जो प्रणाली जो है वो अत्यधिक जटिल है। यह छोटे से देश में या कम जनसंख्या वाले देश में लागू तो हो सकती है, मगर भारत जैसे विशाल और बड़ी जनसंख्या वाले महाद्वीपीय देशों में लागू नहीं हो पाती। ठीक है, समानुपातिक मत पद्धति को समझना आसान नहीं होता, जबकि सर्वाधिक वोट पाने वाली पद्धति को समझना आसान होता है, क्योंकि उसमें एक उम्मीदवार होते हैं, प्रत्याशी के सामने एक निश्चित विकल्प होता है कि हाँ हमें इस उम्मीदवार को वोट देना है, कि इस उम्मीदवार को वोट देना है, कि इस उम्मीदवार को वोट देना है। ठीक है, तो इस तरह का स्पष्ट विकल्प जनता के सामने होता है, जिससे वह जनता समझ बूझकर वोट देते समय मतदाता क्या है, वोट देते समय क्या है, प्रत्याशी को भी ध्यान में रख सकते हैं और दल को भी ध्यान में रख सकते हैं। जबकि समानुपातिक मत पद्धति में क्या है, एक लिस्ट होती है और जनता के सामने पूरे पार्टी के नाम पर वोट देने का मसला रहता है। ठीक है, समानुपातिक चूंकि समानुपातिक मत पद्धति, दूसरा कारण है चूंकि समानुपातिक मत पद्धति में क्या है, जनता दल को वोट देती है, इसलिए जनता के का जो प्रतिनिधि जो होता है वो निश्चित नहीं होता। यानी अगर जनता को समस्या है तो वो किससे शिकायत करे। अगर सर्वाधिक वोट पाने वाले में क्या है, जनता एक प्रत्याशी को वोट देती है, तो कल को प्रत्याशी काम नहीं करेगा तो प्रत्याशी के सामने शिकायत कर सकती है जनता। वो शिकायत कर सकती है कि हमारा प्रत्याशी ये था हमारे क्षेत्र का, ये हमारे लिए काम नहीं कर रहा है, यानी कि उसका प्रतिनिधि निश्चित होता है। जबकि समानुपातिक में तो दल को वोट दे रही है और
दल को वोट देने के बाद उस दल में से कौन उम्मीदवार चुनकर जाएंगे ये भी पता नहीं जनता को। तो जनता के सामने उसका प्रतिनिधि क्या है निश्चित नहीं होता है, जिससे वह प्रतिनिधि क्या है जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं होता। जबकि सर्वाधिक वोट पाने वाली पद्धति में क्या है मतदाताओं को पता होता है कि वह किस प्रत्याशी को वोट दे रहे हैं, और प्रत्याशी भी क्या है उस जनता के प्रति उत्तरदायी होता है, और उस प्रत्याशी को उत्तरदायी भी ठहराया जा सकता है कि आपके निर्वाचन क्षेत्र में काम नहीं हुआ तो आप इसके जिम्मेदार हैं। ठीक है। सबसे प्रमुख कारण यह है कि राष्ट्र निर्माता यह समझते थे कि भारत संसदीय व्यवस्था को अपना रहा है, और संसदीय व्यवस्था के लिए यह जरूरी है कि सरकार स्थायी हो। ठीक है। संसदीय प्रणाली में जरूरी होता है, संसदीय लोकतंत्र में जरूरी होता है कि सरकार स्थायी हो। और समानुपातिक मत पद्धति में हमने जैसा बताया है कि किसी दल को बहुमत मिल पाना मुश्किल होता है, और समानुपातिक मत पद्धति क्या है स्थायी सरकार के लिए महत्वपूर्ण नहीं होती। ठीक है। और भारत जैसे विशाल देश में जरूरी है कि सरकार स्थायी हो, बहुमत वाली हो, इसलिए हमने सर्वाधिक मत पद्धति को अपनाया। क्योंकि भारत जब आजाद हो रहा था तो उस टाइम हमारे सामने बहुत बड़ी समस्याएं थीं। भारत 565 रियासतों में बटा हुआ था, हजारों भाषाएं, हजारों जातियां, हजारों वर्ग समूह हमारे देश में निवास कर रहे थे। ठीक है। तो भारत को एकीकृत करना जरूरी था, एकीकरण जरूरी था। इसलिए हमारे राष्ट्र निर्माताओं ने ऐसी शासन व्यवस्था को अपनाया जो भारत को एकीकृत रख सके। अगर हम समानुपातिक मत पद्धति को अपनाते तो इससे क्या होता कि हजारों भाषाएं, हजारों, हम आगे चर्चा करेंगे इसका क्या परिणाम होता। ठीक है। और संसदीय व्यवस्था के लिए जरूरी है कि कार्यपालिका को विधायिका का बहुमत प्राप्त हो, यानी कि विधायिका के लोग कार्यपालिका के प्रति को समर्थन दें, और कार्यपालिका भी विधायिका के प्रति उत्तरदायी हो, यानी दोनों आपस में संबंधित होने चाहिए। ठीक है। ये बहुत जरूरी होता है संसदीय व्यवस्था के लिए। इसलिए विधायिका में बहुमत होना जरूरी है, विधायिका नहीं संसद में बहुमत होना जरूरी है। और संसद में बहुमत तभी होगा किसी एक दल का जब हम सर्वाधिक मत पद्धति को अपनाएंगे। हम समानुपातिक मत पद्धति को अपनाएंगे तो किसी दल को बहुमत मिलना मुश्किल है। यानी विधायिका में अगर गठबंधन की सरकार होगी तो कार्यपालिका जो है वो अस्थिर हो जाएगी, क्योंकि विधायिका का समर्थन, पूर्ण समर्थन, बहुमत समर्थन उसको कार्यपालिका को नहीं मिल पाएगा। ठीक है। क्योंकि समानुपातिक मत पद्धति में किसी एक दल को बहुमत मिलना मुश्किल होता है। इस तरह से जो सरकार बनती है वह अस्थायी और अस्थिर होती है, और भारत जैसे विशाल देश के लिए उपयुक्त नहीं है। और सर्वाधिक मत पद्धति में क्या है, सर्वाधिक वोट पाने का मसला होता है, तो उसमें किसी पार्टी को अगर वोट का बहुमत न भी मिला हो तो भी सीटें बहुमत में आ जाती हैं और सरकार स्थायी बन सकती है। यानी किसी पार्टी या किसी दल को क्या है आसानी से बहुमत मिल जाता है, सीटों का बहुमत मिल जाता है, और सरकार आसानी से बनाई जा सकती है। साथ ही साथ यह प्रणाली सामाजिक विविधता को एकजुट भाव से चुनाव में भाग लेने के लिए प्रेरित भी करती है। इस शब्द का हम अर्थ समझेंगे, क्योंकि भारत का जो सोच थी विविधता में एकता, अगर समानुपातिक मत पद्धति होती तो हर जाति, हर संप्रदाय, हर वर्ग, हर समूह अपना एक पार्टी बना लेता है, क्योंकि वह जानता है कि उसको जितना भी वोट मिलेगा उसको उस हिसाब से सीट मिल जाएगी। तो हर जाति अपनी एक पार्टी बना लेती, हर धर्म की अपनी एक पार्टी होती, ब्राह्मणों की अपनी एक पार्टी होती, क्षत्रियों की एक पार्टी होती, वैश्यों की अपनी एक पार्टी होती, शूद्रों में भी जितने भी दलित, महादलित, ओबीसी, एसटी, एससी जितने भी हैं उनकी अलग अलग पार्टी होती, और जातियों में भी जितनी उपजातियां उनकी भी अलग पार्टी होती, और उनको वोट देने वाले भी उसी जाति के या उसी समूह के लोग होते। तो आप सोचो ऐसी स्थिति में क्या भारत समाज का एकीकरण हो पाता? क्या अगर लोकसभा के लिए कोई चुनाव होता तो किसी पार्टी को वोट बहुमत मिल पाता? अगर जो सरकार बनती क्या वो पूरे
भारत के लोगों को प्रतिनिधित्व कर पाती, पूरे भारत का समर्थन प्राप्त कर पाती? नहीं कर पाती। हजारों पार्टियां होती, वोट हजारों पार्टियों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते, किसी पार्टी को वोट ही नहीं मिलता, क्योंकि हजारों भाषाएं हैं, हजारों, क्योंकि यह पद्धति, समानुपातिक पद्धति ऐसे देश में हो सकती जो छोटा हो, संख्या कम हो और विविधता कम हो। भारत जैसे हजारों बोलियां, हजारों जातियां, सैकड़ों भाषाएं, समूह, वर्ग, इतनी विविधताएं क्या हैं, एक तरह से समानुपातिक मध्य पद्धति के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। भारत को उस समय आवश्यकता थी 1947 जब देश आजाद हुआ कि भारत के एकीकरण की आवश्यकता थी, कि भारत एकीकृत हो सके। तो उसके लिए आवश्यक था कि सर्वाधिक मत पद्धति को अपनाया जाए। लेकिन हाँ, अब हम शिक्षित हो चुके हैं, अब हम राजनीतिक रूप से जागरूक हो चुके हैं। उस समय हमारे देश में लिटरेसी 17% थी, आज 80% है। आज एकीकरण की समस्या नहीं है, अलगाव की उस तरह से समस्या नहीं है जिस तरह से उस समय थी। 565 रियासतें अलग होना चाहती थी। अगर समानुपातिक मध्य पद्धति को अपनाते तो हर रियासतों की अपनी एक पार्टी होती, हर रियासत का महाराजा अपनी एक पार्टी बना लेता और उस रियासत के लोग ही उस पार्टी को वोट देते। तो कोई भी गवर्नमेंट फॉर्म होती, वो 565 रियासतों का के समर्थन से गवर्नमेंट फॉर्म होती, तो वो क्या सरकार स्थायी हो पाती? सही से 5 साल काम कर पाती? नहीं कर पाती। बार बार सरकारें गिरती, मध्यावधि चुनाव होते और पूरे उस सरकार को पूरे देश का समर्थन नहीं मिलता। तो इसलिए यह पद्धति उचित नहीं थी। एकीकरण की समस्या थी, एकीकृत करना सबसे बड़ी चुनौती थी, प्राथमिकता थी। इसलिए हमने ऐसी चीजों को अपनाया जो देश के एकीकृत को बढ़ावा दे, एकीकरण को बढ़ावा दे, या ऐसी चीजों को हमने नहीं अपनाया जो देश के अलगाव या बिखराव को प्रोत्साहित करे। ठीक है। लेकिन हाँ, चूंकि सर्वाधिक जो पद्धति है उसमें भी बहुत सारी खामियां हैं। ठीक है। इसमें खामियां यह है कि 30% वोट शेयर भी जिसको मिलता है उसकी भी गवर्नमेंट बन जाती है। तो आप कहोगे 70% लोग तो दूसरे लोगों को वोट दिए, भले वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया वो वोट, लेकिन दूसरों को वोट दिया। तो ऐसी सरकार जिसको 70% लोगों का समर्थन ना हो, देश के 70% मतदाताओं समर्थन ना हो, वो सरकार कैसे लोकतांत्रिक हो सकती है? बात प्रश्न हो सकता है। तो हाँ, खामियां हैं, अब उसको सुधारने की जरूरत है। उसके लिए रिफॉर्म्स बहुत सारे किए गए हैं, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, जिसको हम आगे के अध्यायों में पढ़ेंगे। ठीक है। तब तक के लिए इतना ही। आप सभी ध्यान से इसको समझिए और पढ़ने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद।